Hello students, welcome to Learno Science. Some basic concepts of chemistry में हमारा आज का टॉपिक है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. अब ये केमिकल कॉम्बिनेशन क्या होता है? तो जब एलिमेंट कंबाइन होके कंपाउंड बनाता है, यानी कि ये क्या हुआ, कंबाइन हुआ मतलब कॉम्बिनेशन हुआ, केमिकल कॉम्बिनेशन. तो जब कंपाउंड बनता है तब उसके ऊपर 5 लॉस लगते हैं, जिसे हम कहते हैं लॉस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. ओके सबसे पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. लॉ दूसरा है लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, गैलियो-6 लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स और लास्ट है एवोगैड्रोस लॉ. तो स्टेप बाय स्टेप हम सारे लॉ पढ़ेंगे. ओके फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. दिस लॉ इज गिवन बाय एंटोनी लेवोजियर. ये लॉ कहता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड. हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आए हैं कि जो मास होता है ना उसको हम बना सकते हैं ना ही वो ख़त्म हो सकता है कोई केमिकल रिएक्शन में. नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड. एग्जाम्पल से समझते हैं. जैसे कि पानी बनने की रिएक्शन है H2 प्लस O2 गिव्स H2O. क्या ये बैलेंस्ड इक्वेशन है? नहीं. तो पहले तो इसे बैलेंस्ड बनाना है. हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर भी 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो इसको हाफ कर लेते हैं. 2 का हाफ हुआ तो यानी कि 1 ऑक्सीजन यहाँ, 1 ऑक्सीजन यहाँ है. अब इनके मास देखते हैं. मास देखें तो एक हाइड्रोजन का कितना होता है? एक ऑक्सीजन का कितना होता है? 16. ओके तो यहाँ 2 हाइड्रोजन है, इसका मास हुआ 2. यहाँ पर एक ऑक्सीजन है तो कितना हुआ? 16. और यहाँ पर H2 यानी कि 2 और ऑक्सीजन का 16. इसका हम सम करें तो क्या आएगा? 18. 16 प्लस 2 18. यहाँ पर कितना है? 16 प्लस 2 18. यानी कि जो है रिएक्टेंट का मास इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट का मास है. तो यानी कि इस रिएक्शन में मास कंजर्व्ड हो रहा है, जितना था उतना ही मिल रहा है. ओके ये है मास ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. क्वेश्चन से अगर देखें समझे ये लॉ तो क्वेश्चन है हमारा कि इफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होल्ड्स ट्रू, how much sodium chloride will react with 34 ग्राम ऑफ सिल्वर नाइट्रेट. मतलब जो सोडियम क्लोराइड है वो रिएक्ट कर रहा है सिल्वर नाइट्रेट से टू प्रोड्यूस, और प्रोड्यूस हो रहा है, हमारा प्रोडक्ट है 17 ग्राम ऑफ सोडियम नाइट्रेट एंड 28.70 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड. ओके तो इससे पता चल रहा है कि सोडियम क्लोराइड रिएक्ट कर रहा है सिल्वर नाइट्रेट से. तो ये हमारे 2 हुए रिएक्टेंट, और जो है सोडियम नाइट्रेट और सिल्वर क्लोराइड वो हमारे प्रोडक्ट हैं. लिखते हैं सोडियम क्लोराइड. सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl किससे रिएक्ट कर रहा है? सिल्वर नाइट्रेट. सिल्वर मतलब Ag और नाइट्रेट मतलब NO3 टू प्रोड्यूस सोडियम नाइट्रेट. सोडियम नाइट्रेट, सोडियम मतलब Na, नाइट्रेट मतलब NO3 plus silver chloride. Silver means Ag, chloride means Cl. Okay. Sodium chloride will, how much sodium chloride, मतलब हमें इसकी वैल्यू ढूंढनी है. विल रिएक्ट विथ 34 ग्राम है, ये है 70 ग्राम सोडियम नाइट्रेट 17 ग्राम, और ये है 28.70 ग्राम. और हमें तो अब इसका ढूंढना है वैल्यू. x इज इक्वल टू कितना? तो हमें तो पता है कि भाई जो रिएक्टेंट का मास होता है इज इक्वल टू होता है प्रोडक्ट का मास. रिएक्टेंट का मास इज इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट. ओके रिएक्टेंट का मास x प्लस 34 इज इक्वल्स टू 17 प्लस 28.70. तो x इज इक्वल्स टू
17 प्लस 28.70 कितने होते हैं? ये हो गया 0 से 7 45.7। ओके, ये हो गया -34। तो x यानी कि जो NaCl का है वो कितना आएगा? ये माइनस ये, तो 11.7 आएगा ना। तो ये है हमारा आंसर। ओके, इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है और हमें ये बात पता होनी चाहिए कि रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास सेम होता है रिएक्शन में। ओके, इजी क्वेश्चन था। अब सेकेंड लॉ देखते हैं। ओके, सेकेंड लॉ है लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रोपोर्शन। ये लॉ दिया था जोसेफ प्राउस्ट ने, गिवन बाय जोसेफ प्राउस्ट। उन्होंने कहा कि अ गिवन कंपाउंड always contains exactly the same proportion of elements by weight। मतलब कि कोई कंपाउंड है, उसमें से जो एलिमेंट होंगे उनका प्रोपोर्शन बाय वेट हमेशा सेम होगा, चाहे वो उसका सोर्स कुछ भी हो। जैसे कि दो तरह के वाटर हैं। मैंने लिया डिस्टिल वाटर, डिस्टिल वाटर मतलब एकदम प्योर वाटर, और दूसरा लिया ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंकिंग वाटर। तो इसमें प्रोपोर्शन बाय वेट, H2O कंपाउंड है, इसमें कौन से एलिमेंट है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन का प्रोपोर्शन बाय वेट इसका 2 है और इसका 16 है। तो पानी चाहे जहाँ से लाए, इसका प्रोपोर्शन बाय वेट 2 raised to 16 ही होगा। अब ड्रिंकिंग वाटर में देखते हैं, है तो H2O ना, तो 2 × 16, या फिर सिंपल तरीके से 1/8 कह सकते हैं। तो बस प्रोपोर्शन बाय वेट इतना ही होगा, चाहे सोर्स कौन सा भी हो, कहीं से भी लाओ पानी, 1/8 ही होगा प्रोपोर्शन। तो इन्होंने जो जोसेफ प्राउस्ट है, इन्होंने कॉपर कार्बोनेट का एग्जाम्पल लेके समझाया था। किसका लेके? कॉपर कार्बोनेट का एग्जाम्पल। अब हम इस लॉ को क्वेश्चन से समझते हैं। अब देखो क्वेश्चन क्या है कि अ सैंपल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट का सैंपल है, कंटेन्स 28 ग्राम ऑफ कैल्शियम। साथ साथ लिखते जाएं, कैल्शियम के कितने? 28% कैल्शियम, 15% ऑफ कार्बन, कार्बन 15%, एंड 57% ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना? 57%। अप्लाइंग द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, डेफिनाइट प्रोपोर्शन को ही कांस्टेंट प्रोपोर्शन कहा गया है। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कांस्टेंट प्रोपोर्शन तो है ही। ओके, तो डिफाइनाइट प्रोपोर्शन को ही कांस्टेंट प्रोपोर्शन की कहा गया है। फाइंड द मास ऑफ कैल्शियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन। इनका मास ढूंढना है इन 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम कार्बोनेट प्रिपेयर्ड बाय अनोदर मेथड। अच्छा, तो एक सैंपल है जिसमें से इनके परसेंट इतने हैं। अब कैल्शियम कार्बोनेट दूसरी मेथड से बनाया, तो उनमें उनका मतलब 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट में उनका परसेंटेज कितना होगा? तो चाहे कोई भी मेथड हो, परसेंटेज बाय वेट तो सेम ही रहेगा ना। तो अपन को इन्हीं परसेंटेज को लेके चलना है कि 20 ग्राम में कितना होगा। अब देखो कैल्शियम दूसरी मेथड से बना है, तो कैल्शियम 28% ही होगा 20 ग्राम का। ये जो 20 ग्राम है इसका 28% ही होगा ना। तो कितना आएगा? 28, ये आएगा 5 और ये आएगा 20, 5 जा 100, तो ये आएगा 5.6 ग्राम। अगर कार्बन का देखें तो 15% है, 20 ग्राम जो है, 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, उसमें 15 ग्राम है कार्बन। बाय 100 करूँ, 20 × 15 बाय 100, तो ये आंसर आता है 3 ग्राम। कैसे 3 ग्राम देखते हैं, ये आएगा 5 और ये 5 × 3 = 15, तो आ गया 3 ग्राम।
थर्ड ऑक्सीजन 57% है। तो अपन एक काम करें, देखो टोटल 20 ग्राम है, टोटल कितने हैं 20 ग्राम, और 2 के तो आ गए ना, तो मैं ऐसे करूँ 20 में से ये माइनस कर दूँ, मतलब कि इसको ऐसे लिख सकती हूँ कि भाई 5.6 प्लस 3 प्लस ऑक्सीजन का इज इक्वल्स टू 20, ऐसे भी लिख सकती हूँ ना। अपन ऐसे भी कर सकते हैं कि 20 मल्टीप्लाई बाय 57/100, और ऐसे भी कर सकते हैं कि 5.6 प्लस 3 प्लस ऑक्सीजन का जितना भी इज इक्वल टू 20 ग्राम। अब कितना आएगा आंसर इसका है 8.6 प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू 20, तो ऑक्सीजन का कितना आएगा 20 माइनस 8.6 यानी कि 11.4 ग्राम। तो पता चला सोर्स चाहे कोई सा भी हो, पर कैल्शियम कार्बोनेट का जो एलिमेंट के प्रोपोर्शन है बाय वेट वो हमेशा सेम ही रहेंगे। अब 20, अब ये दिया गया है कि एक सैंपल में इतने हैं, तो फिर दूसरे में भी इतने ही होंगे ना, और लिखा भी हुआ है कि कांस्टेंट प्रोपोर्शन लगाना है लॉ, तो फिर तो आसान है क्वेश्चन। ओके, अब नेक्स्ट देखें लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन गिवन बाय डाल्टन ने दिया था ये लॉ। ये लॉ कहता है कि इफ टू एलिमेंट्स कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, दो एलिमेंट कंबाइन है, ओके, मोर देन वन कंपाउंड बनाते हैं, तब द मास ऑफ वन एलिमेंट दैट कंबाइन विथ अ फिक्स्ड मास ऑफ द अदर एलिमेंट आर इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स। देखो दो एलिमेंट कंबाइन होके दो कंपाउंड बनाया, तो उसमें से एक एलिमेंट का मास फिक्स्ड होगा और दूसरे एलिमेंट का मास एक स्मॉल होल नंबर में आएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं, पानी बनने की रिएक्शन H2, अरे मतलब दो एलिमेंट है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दोनों ने बनाया H2O, और दोनों हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 भी बनाते हैं ना, तो H2 प्लस O2 इसमें हाफ कर देते हैं, तो एक ऑक्सीजन बैलेंस्ड हो जाए, और इसमें करते हैं H2 प्लस O2। अब दो सेम एलिमेंट है, मोर देन वन कंपाउंड बनाए, ओके। अब एक एलिमेंट का मास फिक्स होगा, अच्छा मास तो लिख देते हैं, यहाँ पे आएगा 2 ग्राम, यहाँ पर कितना आएगा 16 ग्राम, यहाँ पर आएगा 2 ग्राम क्योंकि हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन है 2, यानी कि 16 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 32 ग्राम। ओके, अब देखो सेम एलिमेंट दो कंपाउंड बनाए, एक एलिमेंट का मास सेम होगा 2 ग्राम 2 ग्राम, अरे हाँ यार ये तो सही निकला, 2 ग्राम 2 ग्राम, एक एलिमेंट का मास फिक्स है और दूसरे एलिमेंट का मास ये है 16 ग्राम और ये है 32 ग्राम, और ये तो स्मॉल होल नंबर में निकला, ये 16 रेशियो 32, इसे ऐसे कह सकते हैं 1:2। हाँ यार ये तो स्मॉल होल नंबर में आ गया, तो यानी कि ये जो है H2O बनने की रिएक्शन और H2O2 बनने की रिएक्शन, इस पे लगता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ओके, सिंपल था ना। अब इसको क्वेश्चन से समझते हैं। ओके, क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कैन नॉट डेमोन्स्ट्रेट द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब इन सब ऑप्शन में से कौन सा मल्टीपल प्रोपोर्शन शो नहीं करता। अच्छा, मल्टीपल प्रोपोर्शन था क्या कि दो सेम एलिमेंट मिलकर दो से मतलब एक से ज़्यादा कंपाउंड बनाते हैं, उसमें से एक का मास फिक्स होता है और दूसरे का स्मॉल होल नंबर में आता है। ओके, NO और NO2, N है मतलब सेम होगा, और यहाँ पर एक ऑक्सीजन है और यहाँ पर दो ऑक्सीजन है, मतलब नाइट्रोजन का मास फिक्स होगा और ऑक्सीजन का मास स्मॉल होल नंबर में आएगा, मतलब ये तो शो करता है। ओके, बात करते हैं बी नंबर की, ऑप्शन बी की। यहाँ पर बन रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड और दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन फिक्स्ड मास है, ऑक्सीजन स्मॉल होल नंबर में आ रहा है, मतलब कि ये भी शो करेगा।
ओके, अब देखते हैं H2O और H2O2 अभी ही अपन ने समझा एग्जाम्पल से, तो ये तो शो करेगा ही। अच्छा, अब डी की बात करते हैं, Na2S NF। ओए ये क्या हो गया, F आ गया, S की जगह पे F आ गया। पहली कंडीशन ही यही थी कि दो सेम एलिमेंट मिलकर एक से ज़्यादा कंपाउंड बनाए। ये तो गलत हो गया, पहली कंडीशन में ये तो हार गया। ओके, तो ये हो गया गलत। आया समझ। अब हम फोर्थ देखते हैं, लॉ। नहीं, फोर्थ नहीं देखते हैं, अभी क्वेश्चन करते हैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन। एनसीईआरटी क्वेश्चन है कि द फॉलोइंग डेटा आर ऑब्टेन्ड व्हेन द फॉलोइंग डेटा आर obtained when dinitrogen and dioxygen react together to form different compounds. ओके, यहाँ पर दिया गया है कि मास ऑफ डाइनाइट्रोजन और यहाँ पर दिया गया है मास ऑफ डाइऑक्सीजन। फर्स्ट है 14 ग्राम, तो यहाँ पे है 16 ग्राम, 14 ग्राम, 32 ग्राम। थर्ड है 28 ग्राम, तो 32 ग्राम। और लास्ट है फोर्थ 28 ग्राम, तो 80 ग्राम। अच्छा, एक और स्टेटमेंट है। ओके, तो क्वेश्चन कह रहा है कि द फॉलोइंग डेटा आर ऑब्टेन्ड व्हेन डाइनाइट्रोजन एंड डाइऑक्सीजन रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म डिफरेंट कंपाउंड्स। ओ, ये तो क्या बोलते हैं, मल्टीपल प्रोपोर्शन की पहली कंडीशन हो रही है कि दो एलिमेंट डाइनाइट्रोजन एंड डाइऑक्सीजन रिएक्ट किया और एक से ज़्यादा कंपाउंड्स बना रहा है, तो मतलब ये क्या है, मल्टीपल प्रोपोर्शन है। विच लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन इज ओबेड बाय द अबव एक्सपेरिमेंटल डेटा। कह दिया मल्टीपल प्रोपोर्शन फॉलो हो रहा है। अब कैसे हो रहा है वो भी देख लेते हैं। मास ऑफ नाइट्रोजन में तो 14 14 20 28 और यहाँ पर 16। तो अपन को एक मास को ना कांस्टेंट करना पड़ेगा एक एलिमेंट का। अपन ये डाइनाइट्रोजन का ये 28 मास फिक्स करते हैं, इसको मल्टीप्लाई 2 कर देते हैं और इसको मल्टीप्लाई 2 कर देते हैं, तो ये 28 28 आ जाएंगे ना। 28 28 28 एंड 28 ग्राम आ जाएंगे। तो यहाँ पर भी तो मल्टीप्लाई 2 करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई 2 सौ 2 32 और यहाँ पे क्या 32 ये तो 64, यहाँ पे है 32 और यहाँ पे है 80। ओके, तो एक एलिमेंट का मास फिक्स है 28 28 28 28 और दूसरे एलिमेंट के मास एक सिंपल होल नंबर रेशियो में आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं देखो, 16 को मानते हैं तो 16 दूनी 32, 16 चक्के 64, 100 दूनी 32 और 16 5 जा 80 आ गया। 2:4:2:5 के फॉर्म में आ गया। एक का कांस्टेंट और दूसरे का स्मॉल होल नंबर में आ गया। तो हमारा ये फॉलो होता है मल्टीपल, ये क्या बोलते हैं, मल्टीपल प्रोपोर्शन का लॉ फॉलो होता है। अब फाइनली देखते हैं न्यू लॉ। ओके, गैल्यूसेक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स। नाम से पता चल रहा है कि ये लॉ दिया था गैल्यूसेक ने
और ये लॉ ओनली गैसेस पे लगता है. दिस लॉ इज ओनली वैलिड फॉर गैशियस. ओके, दो बातें पता चली. अब ये लॉ क्या कर रहा है? व्हेन गैसेस कंबाइन और आर प्रोड्यूस्ड in a chemical reaction, they do so in a simple ratio by volumes provided all gas are at the same temperature and pressure. यानी कि अगर जो गैस हैं वो सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे हो तो जब वो कंबाइन होती है, प्रोड्यूस होती है ना, तो वो क्या होती हैं? सिंपल रेशियो में होते हैं. तो उनका जो वॉल्यूम है वो सिंपल रेशियो में होता है. जैसे कि मैं समझाऊँ, वही अपनी पानी बनने की रिएक्शन H2 प्लस O2 गिव्स H2O. रिएक्शन को बैलेंस्ड कर देते हैं, कर दिया बैलेंस. अब हमें दिख रहा है वॉल्यूम कि भाई यहाँ पे क्या है? एक वॉल्यूम. यहाँ पे कितना है? हाफ वॉल्यूम. और यहाँ पे कितना है? एक वॉल्यूम. ऐसा कह सकते हैं कि एक वॉल्यूम, हाइड्रोजन का एक वॉल्यूम ऑक्सीजन के आधे वॉल्यूम से कंबाइन होके एक वॉल्यूम H2O बना रहा है. यहाँ पर कितना है? वन वॉल्यूम. और यहाँ पर कितना है? और यहाँ पर कितना है? हाफ वॉल्यूम. और यहाँ पर एक वॉल्यूम. पता चला? ये जो कोएफिशिएंट है ना आगे के, वही वॉल्यूम बताते हैं, वॉल्यूम. तो अब मेरे को बताओ कि मैं अगर यहाँ पर H2 100 ml लूँ और O2 50 ml लूँ तो H2O कितने आएंगे? कितने आएंगे? अब देखो यहाँ पर एक वॉल्यूम था तो वन वॉल्यूम ऑफ H2 से बना वन वॉल्यूम ऑफ H2O. तो 100 ml H2 होगा तो 100 ही बनेगा ना. वन का वन तो 100 का 100 ml. और ऐसा भी कह सकते हैं कि ऑक्सीजन का डबल H2O बन रहा है. ये 50 है तो इसका डबल 100 ml. अब ऐसा ही क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का ही है, NCERT एक्सरसाइज का ही है. पहले मैं लिख देती हूँ. क्वेश्चन है कि इफ 10 वॉल्यूम्स ऑफ डाइहाइड्रोजन गैस reacts with 5 volumes of dioxygen gas, how many volumes of water vapor would be produced? डाइहाइड्रोजन है, डाइऑक्सीजन है, डाइहाइड्रोजन है, डाइऑक्सीजन है और मिलकर क्या बना रहे हैं? वाटर वेपर. अच्छा, ये ना गैस है, ये सिर्फ गैस पर वैलिड होता है. तो यहाँ पर गैस लिख देना. आपको ऐसा लगेगा कि H2 प्लस O2 गिव्स H2O यानी कि पानी. ये तो इनवैलिड हो गया. नहीं, ये गैस है. और ये जो क्वेश्चन दिया है इसमें भी वाटर वेपर है, H2O बाष्प है, गैस है. ओके, तो अपन को दिख रहा है कि वन वॉल्यूम ऑफ H2O रिएक्ट कर रहा है हाफ वॉल्यूम ऑफ O2 से और बना रहा है वन वॉल्यूम ऑफ H2O. तो अभी परफेक्ट एक से वैल्यू दी है कि 5 वॉल्यूम्स ऑफ डाइऑक्सीजन, 5 वॉल्यूम ऑफ डाइऑक्सीजन ना 10 वॉल्यूम्स ऑफ डाइहाइड्रोजन, 10 वॉल्यूम्स ऑफ डाइहाइड्रोजन. तो अभी वाटर वेपर कितना वॉल्यूम बनेगा? सिंपल है, जितना हाइड्रोजन बना उतना H2 बना. 10 वॉल्यूम बना तो ये भी 10 वॉल्यूम बनेगा. दूसरी तरह से लिखें तो जितना O2 है उसका डबल H2O है. तो 5 वॉल्यूम O2 है तो उसका डबल 10 वॉल्यूम ऑफ H2 आ गया. एकदम सिंपल है. जितना ये कोएफिशिएंट आपको देखना है, कोएफिशिएंट कि कितना वॉल्यूम है, बस उस हिसाब से वैल्यू रख देनी है. ओके, अब हमारा फाइनल जो है लॉ, एवोगैड्रोस लॉ, वो करते हैं. एवोगैड्रो लॉ गिवन बाय एवोगैड्रो. ओके, एवोगैड्रो का लॉ एवोगैड्रो ने दिया था. लॉ कह रहा है कि इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस at the same temperature and pressure should contain equal number of molecules. ये कह रहा है कि अगर गैस का वॉल्यूम इक्वल है, टेम्परेचर एंड प्रेशर सेम है, तो उनमें सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे. जैसे कि ये एक कंटेनर है, सेम वॉल्यूम का कंटेनर है 10 ml, ये है 10 ml. अब इसमें जो गैस है वो कितनी होगी अगर टेम्परेचर एंड प्रेशर सेम है? तो
कितनी, जैसे कि ये इसके n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है तो इसमें भी कितने होंगे, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम सेम है, टेम्परेचर सेम है, प्रेशर सेम है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम ही होंगे। अगर इसका n है तो इसका भी n होगा। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन है कि टू गैसेस A एंड B आर टेकन इन सेम वॉल्यूम कंटेनर्स under similar conditions of temperature and pressure. In container A, there are 2n molecules of gas A. The number of molecules does container B have? यहाँ पे कह रहा है कि वॉल्यूम सेम है, टेम्परेचर एंड प्रेशर भी सेम है, सिमिलर है, तो फिर अगर A में 2n मॉलिक्यूल्स होंगे तो B में कितने होंगे, B में भी 2n ही होंगे। ओके, एवोगैड्रो लॉ के अकॉर्डिंग। ओके, तो यहाँ पे हमारे जो लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन है वो पूरे होते हैं। अब हम पढ़ते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो यहाँ पर लिखे हुए हैं पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, जिसमें सबसे पहला है, अच्छा एक बात, ये जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है ना, ये सब गलत है। मतलब जो मॉडर्न थ्योरी है वो इससे अलग है। जैसे कि डाल्टन ने कहा कि मैटर कंसिस्ट ऑफ इनडिविजिबल एटम। जो मैटर है उसमें एटम जो होता है वो इनडिविजिबल है। अभी के टाइम पे जो एटम है ना वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में डिवाइड होता है ना। तो एटम इनडिविजिबल है ऐसा डाल्टन ने कहा, पर एक्चुअली में वो डिविजिबल है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। अच्छा, दूसरा पोस्टुलेट देखें कि ऑल एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग आइडेंटिकल मास। एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स डिफर इन मासेस। अच्छा, इसमें ये कह रहा है कि अगर एलिमेंट एक ही एलिमेंट होगा तो उसके सारे एटम के मास सेम होंगे। अरे अभी के टाइम पे यहाँ आइसोटॉप्स हैं जिनके मासेस अलग अलग होते हैं। जैसे कार्बन के देखें, कार्बन 12 होता है, कार्बन 13 होता है, कार्बन 14 होता है। एलिमेंट तो कार्बन ही है ना, पर एटम के देखो मासेस 12 भी है, 13 भी है, 14 भी है। तो ज़रूरी नहीं कि सेम एलिमेंट के सारे एटम के मास सेम हो, उसका ये एक्सेप्शन है आइसोटोप्स। ओके, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स डिफर इन मास, ये भी गलत है। कैसे? देखो, इसमें कह रहा है कि भाई एलिमेंट डिफरेंट होगा तो मासेस भी डिफरेंट होंगे। नहीं, जैसे ये कार्बन 14 है, नाइट्रोजन 14 भी तो होता है, एलिमेंट अलग अलग हैं पर मासेस तो सेम है ना, तो ये भी गलत है। ओके, थर्ड पोस्टुलेट है कि कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन अ फिक्स्ड रेशियो। इसमें कह रहा है कि कंपाउंड तभी ही फॉर्म होगा जब एलिमेंट अलग अलग होंगे, अलग अलग एलिमेंट के एटम जुड़ेंगे। ये भी गलत है। ऑक्सीजन देखो, सेम एलिमेंट के एटम जुड़ जाते हैं, O2 बन रहा है ना, तो ज़रूरी नहीं है कि डिफरेंट एलिमेंट से ही कंपाउंड बने। O2 है, वो सेम एलिमेंट से तो बन रहा है 2 ऑक्सीजन, तो ये भी गलत है। फोर्थ एंड लास्ट देखते हैं कि भाई केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स। केमिकल रिएक्शन क्या है? सिर्फ एटम की रीऑर्गेनाइजेशन है। दीज आर नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन। मतलब कि सब एटम है ना, इस जगह से उस जगह तक जा रहे हैं। अभी के टाइम में ये भी गलत है। मॉडर्न थियोरी में पता है न्यूक्लियर फिज़न होता है। न्यूक्लियर फिज़न मतलब कि कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट हो वो टूटता है। जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं, रेडियम है, रेडियम Ra, उसे कहते हैं 88 और उसका A है 226। तो ये जब रेडियम टूटता है ना तो हीलियम और रेडॉन में टूटता है। हीलियम 2He4++, हीलियम प्लस रेडॉन में टूटता है 86 222। तो देखो ये जो था ना रेडियम, ये तो एकदम बदल ही गया हीलियम और रेडॉन में। इनके एलिमेंट ही चेंज हो गए, पूरे एटम ही चेंज हो गए। और इसमें क्या है
कि सिर्फ एटम की रीऑर्गेनाइजेशन होती है, तो रेडियम का तो नामो निशान ही ख़त्म। तो अभी के समय में ये जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है वो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी से बहुत ही अलग है। ओके, अभी इसका अपन ने नाम दिया न्यूक्लियर फिजन। फिजन मतलब टूटना। ओके, थैंक यू। And for notes, join my telegram channel, that is t.me/learnoscience, या फिर learnoscience सर्च करोगे तो भी आ जाएगा टेलीग्राम पे। ओके, थैंक यू।